लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसमें आपको मैंने बताया कि भाई अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक्यूमुलेटर, टेम्पररी रजिस्टर एंड फ्लैग रजिस्टर। ओके, हमने वह डिस्कस किया। अभी इसके बाद हमने इमीडिएटली स्टार्ट किया था रजिस्टर एरे। रजिस्टर एरे में आपको WZ टेम्पररी रजिस्टर, देन B रजिस्टर, C रजिस्टर, D, E, H एंड L रजिस्टर बताए थे। चलिए एक छोटा सा माइनर रिव्यू लेते हैं फटाफट और आगे चल जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सी रजिस्टर एरे इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर 3 सेक्शंस रहेंगे। टेम्पररी रजिस्टर W and Z. The length of this register is 8 bit. These registers are not available for user programming and they are used by the processor, only the processor, for their internal operation like storage, operation code and user data handling point of view or immediate data handling point of view. This was the first point. Second, we have started that general purpose register. तो हमारे पास कितने जनरल पर्पज रजिस्टर रहेंगे? 6। कौन कौन से? B रजिस्टर, C रजिस्टर, D, E, H एंड L। ओके, हर एक रजिस्टर की लेंथ कितनी होगी? हर रजिस्टर की लेंथ होगी 8 बिट, यानी वह 8 बिट का डाटा होल्ड कर पाएगा। 8 बिट यानी 1 बाइट का डाटा या 8 बिट का डाटा होल्ड कर पाएगा। याद रखिए, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि भाई 1 बाइट या 1 बिट बोल देते हैं 1 बाइट की जगह। याद रखिए 1 बाइट माने 8 बिट, तो 8 बिट का डाटा होल्ड किया जाता है इन रजिस्टर के द्वारा। आप इनको इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल रजिस्टर करके यूज कर सकते हो। ओके, यह रजिस्टर आपके प्रोग्रामिंग में अवेलेबल होते हैं। आप इनमें डाटा राइट कर सकते हो, आप इनसे डाटा रीड कर सकते हो, आप इनके द्वारा डाटा का मैनिपुलेटिव ऑपरेशन कैरी आउट कर सकते हो। लेकिन आपको यूज करना पड़ेगा एक्यूमुलेटर एज अ सेकंड रजिस्टर, यानी ए रजिस्टर के साथ बी रजिस्टर का एडिशन हो सकता है। ए रजिस्टर का डाटा और बी रजिस्टर का डाटा, इन दोनों में एडिशन हो सकेगा। सिमिलरली ए रजिस्टर पहला रजिस्टर रहेगा, उसमें तो B, C, D, E, H और L में कोई भी सेकंड रजिस्टर ले सकेंगे। गॉट माय पॉइंट? यानी अगर आप आर्किटेक्चर देख रहे हो तो यहाँ एक्यूमुलेटर यहाँ अवेलेबल है, तो एक्यूमुलेटर आपका यहाँ कहा गया है एक्यूमुलेटर। तो ये ए रजिस्टर रहेगा, तो ये ए रजिस्टर का डाटा यहाँ प्रेजेंट रहेगा। ओके, लेकिन अगर आपको यहाँ बी रजिस्टर अगर यूज करना होगा तो बी रजिस्टर का डाटा आप यहाँ इंटरनल डेटा बस के द्वारा ट्रांसफर करोगे, वो आएगा टेम्पररी रजिस्टर में। टेम्पररी रजिस्टर के द्वारा वह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास अवेलेबल होगा। तभी यहाँ ए रजिस्टर और बी रजिस्टर का एडिशन हो पाएगा। तो यहाँ पर आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट यहाँ फिर से जनरेट होके पास होके वह रिजल्ट आपका 8 बिट इंटरनल डाटा बस के द्वारा वह ट्रेवल आउट होगा और ट्रेवल आउट होके फिर से वह एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट रहेगा। ओके, एग्जांपल देता हूं कि भाई यहाँ पर ए रजिस्टर में है प्रेजेंट डाटा 2। ओके, ए रजिस्टर में है डाटा 2। ओके, और बी रजिस्टर में डेटा प्रेजेंट है एज अ 3। ओके, तो अभी मुझे यहाँ 2 और 3 की एडिशन करनी है। अभी यहाँ अगर 2 और 3 के एडिशन करेंगे तो ए रजिस्टर का पहला डाटा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा, बी रजिस्टर का डाटा 3 यहाँ पर सेकंड टेम्पररी रजिस्टर से होकर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में आएगा। दोनों का एडिशन होगा, रिजल्ट आया आपके पास टोटल कुल मिलाकर 5। यह जो रिजल्ट है यह रिजल्ट पास होगा आपका यहाँ इंटरनल डेटा बस के द्वारा और वह एक्यूमुलेटर में आके जाएगा। अभी एक्यूमुलेटर में आएगा तो पहला डाटा क्या हो जाएगा? वह इरेज हो जाएगा और उसकी जगह नया डाटा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, वह रहेगा 5। ओके, गेटिंग एवरीवन?
कोई डाउट? किसी को समझ में नहीं आया? गेटिंग एवरीवन? ओके, तो अभी यहां याद रखिए बी सी डी ई एच एल यह इंडिपेंडेंट रजिस्टर है। आप इसे 8 बिट रजिस्टर करके यहाँ 8 बिट का डाटा या 1 बाइट का डाटा होल्ड कर सकोगे और आप उसमें कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकोगे उसके द्वारा। ओके, अभी यहाँ हमारे माइक्रो प्रोसेसर में 8085 में आपको यहाँ कुल मिलाकर 3 पेयर अवेलेबल है। ओके, जो 3 पेयर्स अवेलेबल है उनके नाम मैंने बताए थे, तो वह पेयर रहेगी 16 बिट का बीसी रजिस्टर पेयर, 16 बिट का 16 बिट का डी रजिस्टर पेयर और 16 बिट का एचएल रजिस्टर पेयर। ओके, तो 16 बिट के यहाँ पर बीसी डीई और एचएल रजिस्टर पेयर आपके पास फॉर्म होंगे। तो ये फॉर्म होंगे तो आपको यहाँ पर उनके नाम यूज करने पड़ेंगे, बीसी डीई और एचएल। तो बी सी जब यूज करोगे तो उसका इनिशियल लेटर आपको यूज करते समय यूज करना है, तो वह रहेगा बी। डीई में यूज करोगे डी और एचएल में यूज करोगे एच। यानी फॉर एग्जांपल आपको बीसी रजिस्टर पेयर यूज करनी है तो आप क्या कहोगे? बीसी रजिस्टर पेयर अगर यूज करनी होगी, वेट आई एम जस्ट राइटिंग हियर, ओके, तो बीसी यहां पर आपके पास यहां रजिस्टर होगा, तो बी और सी का आप कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको यहां पर कॉम्बिनेशन मिलेगा एज अ बीसी। ओके, तो आप उसे यहां पर ऐसा लिखोगे बी और सी, लेकिन यहां पर उसमें से जो पहला इनिशियल लेटर रहता है वही आपके काम क्या रहता है। ओके, तो वही आप यहाँ पर बी रजिस्टर करके यूज करोगे, यानी बी रजिस्टर को अगर डिफाइन किया तो वह बी सी यूज होगा। गेटिंग एवरीवन? उसी तरह आप एच और एल में रजिस्टर पेयर फॉर्म कर सकते हो, उसी तरह आप डी और ई में रजिस्टर पेयर फॉर्म कर सकते हो। जब आप इनको यूज करोगे तो एचएल में एच को ही डिफाइन करने की जरूरत रहेगी, डीई में डी को ही डिफाइन करने की जरूरत रहेगी, याद रखिए। सो दैट्स व्हाई 8 बिट B and 8 bit C register can be used together as a 16 bit BC register pair. When used as a pair, C register contain lower byte and बी रजिस्टर कंटेन हाइयर बाइट। ओके, अभी क्वेश्चन अराइज होगा सर यहाँ पर लोअर और हाइयर बाइट होते क्या है? चलिए यहाँ पर हम लोअर और हाइयर बाइट भी देखते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है। ओके, मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूं। ओके, मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूं 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ 1 2 3 4 को यहाँ पर आखिरी में एच लगा देता हूं। क्वेश्चन सर वहां पर एच क्यों लगाया? ओके, यह नंबर कुछ इस तरह लिखा जाता है 1 2 3 4 एच। ओके, हाँ, वेट वन थिंग, वन मोमेंट, आई एम टेलिंग यू हियर। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, यहाँ पर हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर डेटा का यहाँ पर डिफाइनेशन कर रहा हूं, 8 बिट डेटा और 16 बिट का डेटा। बराबर, हमारे पास डेटा अवेलेबल रहेंगे 8 बिट और 16 बिट के डेटा। ओके, तो डेटा 8 बिट का हो सकता है, डेटा 16 बिट का हो सकता है। अगर मैं 8 बिट का डेटा बोलूं तो 00H। ओके, मैं उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं 00H। ओके, अगर मैं डेसिमल में कहूं तो डेसिमल में वह रहेगा 0। ओके, यानी अगर मैं हेक्साडेसिमल में 0 लिखने को जाता हूं तो हेक्साडेसिमल में 0 कैसे लिखूंगा? एज अ 00H। ओके, अगर यहां मैं अगर डेसिमल में लिखता हूं तो उसे कैसे लिखूंगा? 0H। ओके, उसी तरह मैं अगर 1 लिखना चाहता हूं तो 1 कैसे लिखूंगा? 1 लिखने के लिए मुझे हेक्साडेसिमल में लिखना पड़ेगा 01H। ओके, गेटिंग एवरीवन? ओके, तो उसी तरह मैं अगर यहाँ पर 2 अगर लिखना है तो 02H। ओके, सिमिलरली 03H। अगर मैं यहाँ पर 2 डेसिमल में लिखना चाहता हूं तो 2 इस तरह लिख सकूंगा
3 डेसिमल में लिखना चाहता हूं तो 3 इस तरह डेसिमल में लिख पाऊंगा। ओके, तो यहाँ ये इस तरह आपको यह हेक्साडेसिमल और डेसिमल का कॉम्बिनेशन। ओके, ये हेक्स नंबर रहेगा और ये डेसिमल नंबर रहेगा। ओके, सो यहाँ ध्यान रखिए, तो मेरे पास मैं ऐसे कितने नंबर लिख सकता हूं, मैक्सिमम कहां तक जा सकता हूं, तो मैक्सिमम मेरा यहां पर जा सकता है, आखिरी नंबर रहेगा एफ एफ एच। ओके, यानी 255। ओके, 0 से लेकर 255। ओके, यह मैक्सिमम एंड नंबर है हमारा 8 बिट का। तो यह 8 बिट का मैक्सिमम क्यों, क्वेश्चन सर ये लास्ट नंबर क्यों आ रहा है 8 बिट में? हमें पता है 256 भी होता है, 257 भी होता है, 258 भी होता है। रिमेंबर द रीजन। ओके, हमारे पास अगर मैं यहां पर 0 कहता हूं तो 0 का बाइनरी नंबर है। ओके, 0 का बाइनरी नंबर है 00000000। ओके, 00H मैं इस तरह लिख सकूंगा, समझ में आया कि नहीं सबको? ओके, 00H मैं अगर लिखता हूं तो वह हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हेक्साडेसिमल यानी एक 0 का 4 बाइनरी बिट्स। ओके, एक 0 का हेक्साडेसिमल के 1 0 का आपका बाइनरी बिट्स रहेंगे 0000। उसी तरह अगर मैं 01 लिखना चाहता हूं तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? 00000001। गॉट माय पॉइंट? गेटिंग एवरीवन? ओके, यानी मैंने यहां पर 00H का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको यहां पर शो किया है। तो वह बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 00H का 00000000। ओके, तो यानी हमारे रजिस्टर में 8 बिट एकोमोडेट हो गए। ओके, समझ में आया क्या? 8 बिट कैसे एकोमोडेट हुए? तो यह 8 बिट में यह पहला बिट है 0, सेकंड बिट है ये थर्ड बिट है, ये फोर्थ बिट है, ये फिफ्थ बिट है, ये 6, ये 7 और ये 8। टोटल कुल मिलाकर कितने 0 है यहाँ? टोटल ये कुल मिलाकर है 80, यानी 80 माने 8 बीट। गॉट इट? तो उसी तरह ये 8 बिट रहेंगे। तो मेरे पास अगर मुझे यहाँ पर फाइनल नंबर लिखना होगा तो मेरा फाइनल एफएफ जो नंबर है वह एंड नंबर क्यों आ रहा है, उसका रीजन इस तरह है क्योंकि f is represented as 1111। f is in hexadecimal number, but if you write it in binary form it is 1111, and the same fashion 1111 another f is written as 1111। got it everyone? कोई डाउट भाई किसी को? ओके, समझ में आई बात? ओके, नहीं जिसको समझा उसने फिर से यहाँ पर ये वीडियो में रिवाइंड करके फिर से सुनिए। अगर जिसको नहीं समझ में आया उससे भी समझ, अगर रिवाइंड करके भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आई विल आंसर यू। ओके, आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर लेवल पे ये रिप्रेजेंटेशन लर्न किया है। ओके, वही मैं यहाँ पर नई बात नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ इस वजह से यह FFH ये जो नंबर है यह लास्ट नंबर रहेगा 8 बिट नंबर सीरीज में। तो 8 बिट की जो सीरीज है वह 8 बिट की सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ इस तरह, इस फैशन में। मैं यहाँ फिर से उसे लिख रहा हूं, ये आपका इरेज कर देता हूं मैं। ओके, ध्यान दीजिए फिर से 8 बिट नंबर्स। ओके, तो 8 बिट नंबर की सीरीज स्टार्ट होगी, सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम 00H टू एंड रहेगा 00, फिर आएगा 01H, फिर आएगा 02H, अप टू कहां तक रहेगा? FFH तक। कोई डाउट भाई किसी को? मैंने बाइनरी रिप्रेजेंट भी लिख के दिए, इसका बाइनरी रिप्रेजेंट रहेगा 00000000। ओके, 1 का रिप्रेजेंटेशन रहेगा 00000001। सिमिलरली 2 का रिप्रेजेंटेशन रहेगा 00000001।
0010। सिमिलरली 3 आएगा 3H, ओके 3H का रहेगा 00000011। ओके, अगर आपके पास यहाँ पर अगर नंबर है 48, ओके तो 48 आप कैसे लिखोगे? चलिए मुझे कोई बताओ। ओके 48 का हेक्साडेसिमल नंबर। ओके अगर आप 48 अगर लिखना चाहते हो तो 48 आपका कैसा रहेगा? चलिए पेन और पेंसिल लीजिए, ब्लैंक नोटबुक लीजिए और करिए, बताइए मुझे। आया क्या किसी को? समझ में आया क्या? जिनको नहीं समझा उनके लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, आपको ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस तो पता होगा। ओके आपको 8, हाँ इधर थोड़ा मूव आउट कर देता हूं, 8 4 2 1 बराबर है। हेक्साडेसिमल के रिप्रेजेंटेशन अगर आप करोगे तो 8 4 2 1। सिमिलरली आपको 8 के बाद आता है 16, ओके 16 के बाद आता है 32, ओके 32 के बाद आता है 64 और 64 के बाद आता है 128। ये नंबर सीरीज पता है ना आपको हेक्साडेसिमल? ओके हर बाइनरी नंबर का एक पावर लेवल होता है, तो पावर लेवल के अकॉर्डिंग वहां पर उसके नंबर यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 to 0। अभी मेरे पास यहाँ पर ऊपर पावर लिखने के लिए यहाँ पर ये नहीं है, ओके तो यहाँ मैं पेंसिल से अगर लिखने जाऊं तो वो सब बंद हो जाएगा। ओके सो दैट्स व्हाई बाइनरी, ओके 2 to 0, 2 to 0 यहाँ पर अगर मैं लिखने जाऊं, ओके तो 2 to 0, ओके 2 to 0 है 1। सिमिलरली 2 to 1 है 2 to 1 है 2, ओके 2 to 2 है 4, 2 to 3 है 8, 2 to 4 है 16, 2 to 5 है 32, 2 to 6 है 64 और 2 to 7 है 128। ओके 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अभी इसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 48 राइट कर रहा हूं। अभी मुझे इस कॉम्बिनेशन में बताइए कि भाई 48 नंबर कैसे लिया जाए। पहले मैं अगर यहाँ पर 48 का सेपरेशन करूं तो यहाँ देखिए 48 नंबर मुझे मिल सकता है 32 + 16। तो 32 और 16 को ऐड करोगे तो वो रहेगा 48। तो मैं यहाँ पर 128 के ऊपर लिखता हूँ 0, 64 के लिए लिखता हूँ 0, ये 32 के नीचे लिखता हूँ 1, 16 के लिए नीचे लिखता हूँ 1, बाकी सारे आएंगे 0। ओके तो मेरा यह हो गया बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन 00110000, यानी ये 48 नंबर आपका बाइनरी में रिप्रेजेंट किया है मैंने इस तरह। उसी तरह आपका फाइनल एफएफ आएगा। एफएफ कैसे आएगा? एफएफ यानी 255। इन सभी की एडिशन करोगे तो आपको वहां पर 255 होगा। 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके तो टोटल कुल मिलाकर यह लास्ट नंबर होगा आपका 8 बिट सीरीज का। गॉट एवरीवन? कोई डाउट? लिख के रखो, आपके पास वह नोटबुक में लिख के रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां वीडियो के सामने आके बैठ गए, शो नहीं चल रहा है ये, यहाँ पे लिखना भी है थोड़ा। ओके got everyone? Now we will turn toward the 16-bit number. Okay, now 16-bit की जो सीरीज है वह 16-bit की सीरीज स्टार्ट होगी यहाँ पर 0000। 2 डिजिट की जगह 4 डिजिट हो जाएंगे। ओके तो 4 डिजिट अगर यहाँ पर होंगे तो मेरे पास यहाँ पर 4 डिजिट के लिए यहाँ और 8 एडिशनल 0 होंगे, 0000 और 0000। गॉट माय पॉइंट? ओके सिमिलरली 01 में ऐसा लिखूंगा 000
01। ओके, तो वह इस फैशन में इस तरह लिखा जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर और लिखूंगा 0000, ओके, 0000 और 00000001। ओके, इस तरह यह सेकंड नंबर आएगा। उसी तरह मैं 0002 लिख सकता हूँ, उसी तरह 0003 लिख सकता हूँ, उसी तरह आप 0048 लिख सकोगे। लेकिन 0048 लिखने के लिए यहाँ पर आपको लिखा जाएगा कुल मिलाकर 80 बिफोर दैट। तो यहाँ मैं 80 को यहाँ ऐड कर देता हूँ, 40 हो गए, ये 40। ओके, उसी तरह आपका यहाँ पर ये 48 होगा। ओके, और लास्टली मेरा सीरीज में एफ अगर लिखना होगा तो फाइनली लास्ट नंबर होगा 16 बिट में एफ एफ एच। तो एफ एफ लिखूंगा तो यहाँ मेरा इस तरह 4 बिट का सेपरेशन होगा। ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगा उसे 1111 1111 और 1111 और लास्ट 1111। इस तरह मेरा 16 बिट का एफ हेक्साडेसिमल का बाइनरी फॉर्म में लिखा गया। ओके, एफ ये एच यहाँ पर हेक्साडेसिमल है। एच क्यों लगाया गया है आखिरी में? क्योंकि वह हेक्साडेसिमल नंबर है, इस वजह से ये एच यहाँ पर लगाया जाता है। एच यहाँ इंपॉर्टेंट है, एच यहाँ इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल नंबर, ये बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो आपका यह 16 बिट की सीरीज कुछ इस तरह से स्टार्ट होगी। ओके, उसमें स्टार्टिंग नंबर रहेगा 0000H और एंड नंबर रहेगा एफ। उसी तरह 8 बिट का आपका सीरीज स्टार्ट होगा। 8 बिट का सीरीज स्टार्ट होगा 00H से लेकर एंड होगा एफ तक। अगर आप डेसिमल में कहोगे तो डेसिमल में 8 बिट का नंबर स्टार्ट होगा 0 से लेकर 255 तक। उसी तरह आपका यहाँ अगर हेक्साडेसिमल में 16 बिट में अगर आप यहाँ कहोगे कि सर 16 बिट में आपका डेसिमल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो डेसिमल नंबर स्टार्ट होगा 0 से लेकर ओके एंड होगा आपका 65,535। ओके, तो याद रखिए ये रहेगा आपका आखिरी नंबर इन डेसिमल। अगर आप ये कैलकुलेटर में डालोगे एफ और उसका डेसिमल कन्वर्शन करोगे तो आपको रिजल्टेंट में ये जो नंबर है 65,535 यह नंबर आएगा। गॉट एवरीवन? कोई डाउट? सबको समझ में आया? ओके, ठीक है। चलिए अपने यहाँ पर पॉइंट में चलते हैं। आपको 8 बिट का नंबर का रिप्रेजेंट समझ में आ गया। ओके, चलिए आगे। अभी हमारे पास और यहाँ पर रजिस्टर अवेलेबल है। हाँ, अभी क्वेश्चन और अराइज होगा, सर ये पेयर का करना क्या है? ये जो रजिस्टर पेयर आपके सामने है, अभी यहाँ पर आपके सामने ही आंसर है। अगर आपके पास बीसी रजिस्टर पेयर है तो बीसी रजिस्टर पेयर का यूज करोगे आप यहाँ डाटा होल्ड करने के लिए। तो यहाँ डाटा कौन सा होल्ड करोगे? यह डाटा आप 16 बिट का डाटा होल्ड करोगे। हाँ, वन थिंग आपको यहाँ पर जो बतानी है वह यहाँ क्लियर करता हूँ। ठीक है, ओके, इरेज करता हूँ इसको। हाँ, अभी मैंने यहाँ पर कहा कि भाई मुझे यहाँ पर बी और सी का यूज करना है। ओके, बी और सी रजिस्टर एज अ पेयर यूज करना है। तो मैं यहाँ पर बी और सी रजिस्टर में नंबर पास करता हूँ 1 2 3 4 H। तो इस 1 2 3 4 में बी रजिस्टर जो है वह बी रजिस्टर होल्ड करेगा 12H। ओके, और सी रजिस्टर यहाँ पर होल्ड करेगा 34H। क्वेश्चन अराइज होगा, सर इस तरह क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो बी रजिस्टर है वह हायर बाइट रजिस्टर कहा गया है। ओके, यहाँ इसे कहा गया है हायर बाइट रजिस्टर। ओके, और इसे कहा गया है लोअर बाइट रजिस्टर। गॉट एवरीवन? तो बी रजिस्टर को कहा जाता है हायर बाइट
और सी रजिस्टर को कहा जाता है लोअर बाइट। तो अभी यहाँ पर जो डाटा है आपके पास 1234H, यह 1234H में दो पार्ट हैं, पहला है 12 और दूसरा है 34। तो 34 यह नंबर आता है लोअर साइड में, तो इस वजह से इसे कहा गया है लोअर बाइट। ओके, और जो 12 है वह आता है हायर साइड में, इस वजह से इसे कहा गया है हायर बाइट। गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट? किसी को इसमें डाउट होगा तो पूछिए मुझे। उसी तरह आप बीसी की जगह डीई रजिस्टर पेयर यूज कर सकते हो, उसी तरह एचएल रजिस्टर पेयर भी यूज कर सकते हो। ओके, कोई ट्रबल रहेगा अभी? 8 बिट डाटा और 16 बिट डाटा में आपके पास 8 बिट डाटा का रिप्रेजेंटेशन भी आया, 16 बिट डाटा का रिप्रेजेंटेशन भी आया। 16 बिट डाटा कैसे होल्ड किया जाता है, 8 बिट डाटा कैसे होल्ड किया जाता है, ये भी आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा इस वीडियो के द्वारा। ओके, हाँ, अभी आगे चलते हैं हम इस आर्किटेक्चर में। तो अभी और नीचे यहाँ पर रजिस्टर अवेलेबल है, दो रजिस्टर है, उनका नाम है स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। ओके, तो स्टैक पॉइंटर को शॉर्टली कहा जाता है एसपी, प्रोग्राम काउंटर को शॉर्टली कहा जाता है पीसी। तो हम यहाँ इन दोनों रजिस्टर को देखते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ आपको एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर लेते हैं पहले। ओके, प्रोग्राम काउंटर का क्या यूज है? ओके, तो प्रोग्राम काउंटर इज अ 16 बिट रजिस्टर। ओके, तो ये रजिस्टर आपका 16 बिट का है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन अराइज होगा, सर व्हाट इज मीन बाय फेचिंग द इंस्ट्रक्शन? ओके, फेच यानी लेना, मैंने पिछले लेक्चर में ही कहा था, फेच बोले तो लेना, लेना यानी यह कहां से इंस्ट्रक्शन लेगा? यह लेगा इंस्ट्रक्शन मेमोरी से। जो मेमोरी में रोम में प्रोग्राम स्टोर किया है, तो वह प्रोग्राम मेमोरी से वह इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन रीड करेगा। तो वो इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए हम यहाँ पर कहते हैं फेचिंग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इस तरह आया है। इसका जो फंक्शन है इस तरह फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा। अभी इसका और क्या पर्पज है? तो जनरली यह जो प्रोग्राम काउंटर है कहाँ पर प्रेजेंट होता है और कहाँ उसका यूज होता है? तो जनरली याद रखिए, ये जो प्रोग्राम काउंटर है यह प्रोग्राम मेमोरी के ऊपर प्रेजेंट होता है, और वो प्रोग्राम मेमोरी से एक एक इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए हमें यूज किया जाता है। सो दैट्स व्हाई जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो वो एग्जीक्यूट होते समय यह जो प्रोग्राम काउंटर है वह प्रोग्राम से एक एक इंस्ट्रक्शन कॉपी करके माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल सेक्शन में पास करते जाएगा। ओके, तो वह इंस्ट्रक्शन जैसे ही पास करेगा, तो एक इंस्ट्रक्शन पास करने के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर वह जाएगा, दूसरी पास करने के बाद वह तीसरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाएगा। तो इस वजह से वह एक सीक्वेंसिंग लगा देगा कि भाई पहला ऑपरेशन हुआ कि सेकंड ऑपरेशन होगा, सेकंड हुआ कि थर्ड ऑपरेशन होगा। सो दैट्स व्हाई वह हमें अलाउ करता है सीक्वेंसिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यह आपको अलाउ क्या करेगा? सीक्वेंसिंग ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, हम इसे मेमोरी पॉइंटर भी कहते हैं, हम इसे मेमोरी पॉइंटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मेमोरी पॉइंटर? बिकॉज ये मेमोरी के ऊपर प्रेजेंट होता है, मेमोरी के लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट होता है, और वह 16 बिट का एड्रेस होल्ड करता है। इस वजह से इसे मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर भी कहा गया है। ओके, अभी द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज टू पॉइंट द प्रोग्राम, ओके, पॉइंट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, तो ये जो सीक्वेंसिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन कहा मैंने, सीक्वेंसिंग ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यही पॉइंट यहाँ पर फिर से कहा है। तो द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज टू एग्जीक्यूट, इज टू पॉइंट to the memory address of the next instruction to be executed. It always
कीप ट्रैक्स अलोंग विद द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी ये गाइड करते रहेगा माइक्रो प्रोसेसर को कि अभी आपको ये ऑपरेशन हुआ कि ये नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नेक्स्ट हुआ कि और नेक्स्ट ऑपरेशन के ऊपर जाना है। इस वजह से ये ट्रैक करते रहेगा कि भाई यहाँ मुझे आपको इस तरह एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपसे करवा लेना है। नाउ व्हेन एन अपकोड इज टू बी फेच, यानी जब आपका अपकोड बोले तो क्या, जब इंस्ट्रक्शन कोई भी यहाँ पर फेच होगी तो क्या होगा, ओके जब कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पर फेच होगी तो यह प्रोग्राम काउंटर है, यह प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज होगा, ओके इंक्रीमेंटेड बाय 1 टू पॉइंट आउट द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। ओके तो यह प्रोग्राम काउंटर 1 से इंक्रीज हो जाएगा और वो इमीडिएटली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर पॉइंट आउट करेगा। अभी और एक यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ और एक पॉइंट यहाँ पर आपको रिमेंबर करने की जरूरत है। अभी जनरली कैसा है कि ये प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज होता है तो ये कभी कभी 1 से इंक्रीज होगा, कभी 2 से इंक्रीज होगा, कभी 3 से इंक्रीज हो सकता है। ओके तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी हमारे माइक्रो प्रोसेसर में या माइक्रो कंट्रोलर में जो इंस्ट्रक्शन रहती है वह इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए कुछ साइज यहाँ पर उसको रिक्वायर्ड रहता है। ओके उसको कुछ पर्टिकुलर मेमोरी रिक्वायर्ड रहती है, याद रखिए। हाँ जैसा कि आप अगर कोई डाटा अगर देखोगे पेन ड्राइव में, तो पेन ड्राइव में जो डाटा रहता है तो उसको कोई मेमोरी ऑक्युपाई रहती है, 1 KB 1 MB 1 GB, बराबर है ना। तो यानी अगर आपके पास कोई फाइल है, एखादा सॉन्ग है, तो वो सॉन्ग अगर आप पेन ड्राइव में स्टोर करोगे या आपके मोबाइल में स्टोर करोगे तो उसको रिक्वायर्ड रहेगा सम अमाउंट ऑफ मेमोरी। In the same fashion, when you write any instruction into the memory, okay, then that instruction will require some memory, so वह जो मेमोरी रिक्वायर्ड रहेगी तो वह मेमोरी यहाँ पर काउंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वह फॉर्मेट के द्वारा वह इंस्ट्रक्शन का अंडरस्टैंडिंग होता है। तो इस वजह से whenever a program counter reads any instruction, it identify, remember the sentence, फिर से मैं रिपीट करता हूं, whenever a program counter identify any instruction, then it determine what will be the size, what will be the type of the instruction, and according to that it will do the increment. Okay, it will do the increment to point out the next memory location. Got my point? सभी को समझ में आया? Okay, getting everyone. Now this is about the program counter. Okay, यह एक 16 बिट का रजिस्टर रहेगा, इसके ये फंक्शनैलिटी रहेगी, याद रखिए। Now second one रजिस्टर इज स्टैक पॉइंटर। ओके तो स्टैक पॉइंटर के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जब आप मेमोरी फाइंड करोगे, अभी जनरली याद रखिए कॉन्सेप्ट, आप माइक्रो प्रोसेसर लो, माइक्रो कंट्रोलर लो या कोई भी प्रोसेसर इस वर्ल्ड का लीजिए, वह प्रोसेसर में ये 2 थिंग्स आएंगे ही, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर। ओके तो अभी यहाँ ये स्टैक पॉइंटर जो है वह स्टैक पॉइंटर क्वेश्चन अराइज होगा, वेयर इट इज रिसाइड। ओके इट रिसाइड ऑन द मेमोरी। ओके इसका जो पर्पज है वह मेमोरी के ऊपर पॉइंट आउट करना रहेगा। ओके और यह पॉइंट आउट कौन से मेमोरी के ऊपर करेगा, तो यह जनरली इसका आंसर रहेगा, जनरली द स्टैक पॉइंटर इज पॉइंट आउट ओवर अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके तो यह रैम के ऊपर पॉइंट आउट करेगा और रैंडम एक्सेस मेमोरी से यह हमें डाटा लेने और देने के लिए हेल्प करता है फ्रॉम स्टैक एरिया। ओके यह कहां से अलाउ करता है हमें डाटा लेने और देने के लिए, स्टैक एरिया से। ओके और प्रोग्राम काउंटर कहां से आपको अलाउ करेगा इंस्ट्रक्शन लेने के लिए, तो प्रोग्राम मेमोरी बोले तो रैम, रोम, EEPROM या फ्लैश मेमोरी, ये प्रोग्राम मेमोरी के टाइप हो गए। स्टैक पॉइंटर कहां प्रेजेंट होता है, स्टैक पॉइंटर प्रेजेंट होता है रैम के ऊपर। ओके अभी कॉन्सेप्ट ध्यान में लीजिए, stack pointer is a 16-bit register. Stack pointer is a 16-bit register. It is used as an memory pointer. It is also called as an memory pointer.
this stack pointer will be available over RAM. This stack pointer is always available over RAM. It is used to define the stack area. It is used to define the stack area. So because of that, it will reserve some portion of memory. It will help you to reserve some portion of memory. Okay, तो वह कुछ पोर्शन जो रहता है मेमोरी का वह रिजर्व करके रखता है. क्वेश्चन, सर व्हाई इट इज गोइंग टू रिजर्व द सम पोर्शन ऑफ मेमोरी, नॉट फॉर ऑल द मेमोरी. हाँ, पूरे मेमोरी रैम के ऊपर वह पोर्शन नहीं रिजर्व करेगा. ओके, यह जो है स्टैक पॉइंटर यह कुछ छोटा सा पोर्शन रिजर्व करेगा. क्वेश्चन अराइज होगा, सर कितना पोर्शन वो रिजर्व कर सकता है? तो वो डिपेंड रहेगा आपने उसे कितना पोर्शन रिजर्व करने के लिए वहां डिफॉल्टली कहा है. जनरली मैन्युफैक्चरर उसे बाय डिफॉल्ट कुछ तो नंबर डिफाइन कर देता है. ओके, जब मैन्युफैक्चर करता है माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर, that time it define a address. Okay, because of that it will permit that area. Okay, उसके वजह से कुछ पोर्शन ऑफ द मेमोरी जो रैम है वह उसके द्वारा रिजर्व रहता है. तो कौन रिजर्व करेगा वो एरिया, कौन उसको डिफाइन करेगा? मैन्युफैक्चरर विल डिफाइन. बट क्या सर हम उसे चेंज नहीं कर सकते क्या? ऐसा क्वेश्चन किसी को आया भाई माइंड में, क्या मैं स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस है वो चेंज नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं मुझे रिक्वायर्ड जो पोर्शन है वह उसके डिफाइन नहीं कर सकता हूँ क्या? रिमेंबर, आप कर सकते हो, आप वह पोर्शन चेंज कर सकते हो, आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल है. आप जैसा चाहिए वैसा वो पोर्शन आप डिफाइन कर सकोगे. तो आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन यहाँ यूज करनी पड़ेगी व्हाइल डिफाइनिंग, while writing a program. जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो प्रोग्राम लिखते समय आपको स्टैक एरिया या स्टैक पॉइंटर को डिफाइन करना है और आप उसके द्वारा वह एरिया कितना एक्सटेंड करना है और कितना रिजर्व करना है ये आप उससे डिफाइन कर सकते हो. गॉट माय पॉइंट? उसी के रिलेटेड फोर्थ पॉइंट वहां कहा गया है, द स्टैक इज डिफाइंड बाय लोडिंग 16-bit एड्रेस इन द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर. नाउ रिमेंबर, अभी क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई ये एरिया तो हमने रिजर्व कर दिया, ये रिजर्व करने के बाद इस एरिया को कौन यूज करेगा? ये एरिया को यहाँ कौन यूज करेगा? रिमेंबर, याद रखिए, यह एरिया को यूज करने के लिए हमें यहाँ पर प्रोग्रामिंग के समय यूज करना है. रिमेंबर, while running of your program you can use this reserved portion of memory. यानी जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तब रन टाइम सिचुएशन में आपको अगर कभी मेमोरी की अगर रिक्वायरमेंट रहती है, क्वेश्चन, सर मैं प्रोग्राम रन करते समय ही उसको क्यों यूज करूंगा, मुझे वहां क्यों जरूरत पड़ने वाली है? आप क्वेश्चन भी बोल रहे हैं, आंसर भी बोल रहे हैं, राइट? यस, इट इज माय ड्यूटी टू टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट वन बाय वन. रिमेंबर, पहला पॉइंट है कि भाई आपको इस एरिया की जरूरत कब पड़ेगी. उसका आंसर रहेगा आपको इस एरिया की जरूरत पड़ने वाली है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रन द प्रोग्राम. बट क्वेश्चन अराइज, मुझे क्यों जरूरत पड़ने वाली है जब मेरा प्रोग्राम रन होगा? Listen, the answer is, हमारे माइक्रो प्रोसेसर में कितने रजिस्टर हैं? कुल मिलाकर 6. आंसर है 6 रजिस्टर है सर हमारे माइक्रो प्रोसेसर में. कौन कौन से हैं? बी, सी, डी, ई, एच एंड एल. 6 रजिस्टर है, बराबर. 7वां रजिस्टर है एक्यूमुलेटर. आंसर आ गया आपके पास. हमारे पास कितने रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर में है? 7. ओके, सभी रजिस्टर आप यूज कर रहे हो. आपका किसी का आंसर होगा सर यस, किसी का आंसर होगा नो. ओके, मैं आंसर ये समझ रहा हूं कि भाई सभी ने वो रजिस्टर यूज कर लिए, सभी के पास वो रजिस्टर, सबके माइक्रो प्रोसेसर में जो रजिस्टर 7 रजिस्टर है वो सभी रजिस्टर में डाटा ऑक्युपाइड है. ओके, गॉट माय पॉइंट?
अभी अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको कोई माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोग्राम आप रन कर रहे हो और रन सिचुएशन में आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो आपको रजिस्टर वैकेंट चाहिए। लेकिन आपने उसमें तो डाटा होल्ड करके रखा है ना, सातों के सातों रजिस्टर यूज करके रखे हैं ना। अगर वो सातों रजिस्टर अगर यूज करके रखे तो वैकेंट रजिस्टर है क्या अपने पास कोई डाटा होल्ड करने के लिए? आपका आंसर रहेगा नहीं। तो क्या करेंगे? आया कि नहीं क्वेश्चन? अगर अपने पास सारे रजिस्टर अगर ऑक्युपाइड हैं, उनमें डाटा प्रेजेंट है, तो हमारे पास ऑपरेशन कैरी आउट करना अगर होगा तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। आंसर आ गया आपको? हमारे पास जो डाटा है वो डाटा उन रजिस्टर का लॉस्ट हो जाएगा। अगर वो डाटा लॉस्ट हो गया और आपको वो डाटा की जरूरत है, तो क्या आप फिर से वो प्रोग्राम ऑफ करके फिर से डाटा लोड करोगे? नहीं। बराबर है ना? गॉट माय पॉइंट? तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो सातों रजिस्टर हैं उनमें से किसी रजिस्टर्स के डेटा हम इस रिजर्व पोर्शन में होल्ड करेंगे। गॉट माय पॉइंट? यानी आपके जो 7 रजिस्टर है उन 7 रजिस्टर में डाटा है, और डाटा को इस टेम्पररी एरिया में या इस रिजर्व पोर्शन में उसे कॉपी कर दो ना। कॉपी कर दिया यानी वो वैकेंट हो जाएंगे ना। गॉट माय पॉइंट? अगर आपने वो डाटा दूसरी जगह रख दिया, इस वैकेंट पोर्शन इस रिजर्व पोर्शन में अगर रख दिया, तो पॉसिबल होगा ना ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो ऐसे सिचुएशन में यानी जब प्रोग्राम रन होता है, ऐसे सिचुएशन में आपके पास कोई रजिस्टर नहीं है डाटा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप इन रजिस्टर का डाटा इस रिजर्व पोर्शन में कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद रजिस्टर वैकेंट हो जाएंगे। रजिस्टर वैकेंट हो गए, फिर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर लो। ऑपरेशन परफॉर्म करके जहां से डाटा लाया था वहां फिर से रिटर्न भेज दो, और रिटर्न कर लीजिए आपका जो रिजर्व पोर्शन में जो डाटा भरा था वह डाटा फिर से रजिस्टर में रिट्रांसफर कर दो। बात समझ में आई? फिर से दोहराता हूं, 7 register are filled by your data. Copy the data from this register into the stack area. कॉपी कर लोगे तो वो डाटा वहां सेफ होगा, उसे समझ में ले लीजिए भाई डाटा सेफ है। रजिस्टर वैकेंट हो गए। गॉट माय पॉइंट? रजिस्टर जैसे ही वैकेंट हो गए तो ऐसे सिचुएशन में उनको यूज कर लीजिए आपके ऑपरेशन में। वंस ऑपरेशन इज ओवर, बाद में जो डाटा आपने स्टैक एरिया में लिखा था वह डेटा फिर से रिटर्न ले लीजिए, यानी आपका काम हो जाएगा। आप ऑपरेशन रिज्यूम कर लीजिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। बात हो गई? तो इस वजह से स्टैक पॉइंटर और स्टैक एरिया हमें रिक्वायर्ड रहता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ध्यान दीजिए। ओके, तो स्टैक पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट करंट टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, स्टैक पॉइंटर हमेशा ऑलवेज पॉइंट करंट टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, याद रखिए। अभी और एक यहां पर प्रिंसिपल याद बताता हूं। रिमेंबर दिस स्टैक पॉइंटर इज ऑपरेटिंग ओवर वन प्रिंसिपल। एक उसका प्रिंसिपल है जब ये स्टैक पॉइंटर ऑपरेट होता है। कौन सा? याद रखिए, फर्स्ट इन लास्ट आउट। यानी इसमें जो डाटा पहले एंटर होगा वो लास्ट आउट होगा, और जो लास्ट इन होगा वह फर्स्ट आउट होगा। यानी वो इस प्रिंसिपल पे ऑपरेट होगा, आइदर फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, याद रखिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टैक पॉइंटर ऑपरेट होता है। ओके, और डिटेल में इसकी जानकारी दूंगा आगे चल के। ओके, नो फिर से आर्किटेक्चर में लेकर चलता हूं। इसमें और एक रजिस्टर यहां पर अवेलेबल है,
यह रजिस्टर का नाम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एड्रेस लैच। ओके, इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच। चलिए इसको सुनते हैं। ओके, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लैच जो है यह आपको प्रोग्रामिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है। याद रखिए, यह आपको प्रोग्रामिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है। दिस इज द 16-bit रजिस्टर। It is used to increase or decrease the content of program counter or stack pointer register by 1 or 2. ओके, यानी यह जो इंक्रीमेंटर है या डिक्रीमेंटर जो लैच है, लैच यानी लॉक। ओके, ये इसका काम क्या है, हमारे जो स्टैक पॉइंटर है, हमारे जो प्रोग्राम काउंटर है, इनमें जो एड्रेस है, डाटा है, वह डाटा को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। ओके, तो इस वजह से इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, कोई डाउट रहेगा? नो। आगे आते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर। चलिए फटाफट फटाफट दो सेक्शन यहां पर लेते हैं। ओके, यहां अप साइड में देखोगे एक ब्लॉक है यहां पर, सॉरी यहां पर अप साइड की जगह ये देखिए, यहां पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, रजिस्टर एरे के बाजू में। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और ये है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ओके, मैं पेन ब्रश में इसको लेकर आता हूं। ओके, यानी आपको समझाने के लिए और आसान हो जाएगा। ओके, अभी यहां पर हमें ये समझना है ये सेक्शन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडर। ओके, अभी इसका पर्पस क्या है? रिमेंबर, हमारा ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर के बाजू में मेमोरी प्रेजेंट रहती है। ओके, ये है रैम और ये है रोम। नाम लिख देता हूं यहां। ओके, ये है रैम। ओके, ये रोम लिखता हूं और ये लिखता हूं इसको रैम। समझ में आई बात? हाँ, ये कनेक्टेड रहता है हमारे इस डाटा बस को। ओके, ये जो डाटा बस है इसको कनेक्टेड रहता है। ओके, ये भी यहां पर इसको कनेक्टेड रहता है। ओके, हाँ, अभी ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है ये इंस्ट्रक्शन होल्ड करने का काम करता है। रोम में आपका प्रोग्राम है, ये इंस्ट्रक्शन है, यहां पर ये प्रोग्राम काउंटर है। ओके, तो ये प्रोग्राम काउंटर आपका यहां पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, तो ये पॉइंट आउट कर रहा है रोम में। तो ये रोम में जो पॉइंट आउट कर रहा है, किसे पॉइंट आउट कर रहा है? इंस्ट्रक्शन को। ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको। तो ये प्रोग्राम काउंटर क्या बोलता है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इंस्ट्रक्शन इस डेटा लाइन के ऊपर पुट आउट कर देगा। पुट आउट कर देगा यानी it fetches, it copies that instruction and put over the bus. ये जो बस है, ये बस के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन ट्रेवल आउट होगी और ये ट्रेवल आउट होने के बाद वह आती है यहां पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में यहां पर ये इंस्ट्रक्शन आएगी। गॉट एवरीवन द कॉन्सेप्ट? कोई डाउट? सबको समझ में आया? ओके, नाउ कम ओवर हियर our theoretical point. Now instruction register, okay, यह instruction register में when an instruction is fetched from the memory, it is loaded in the instruction register. यानी जैसे ही ये instruction मेमोरी से कॉपी होगी, यह कॉपी होकर ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर होकर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा। गॉट इट माय पॉइंट? सो इसीलिए सेंटेंस कहा है व्हेन एन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी इट इज लोडेड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आ गई बात? देन में आगे चलते हैं। दिस इज अ 8-bit रजिस्टर यूज्ड टू स्टोर ऑपरेशन कोड ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम टेम्पररीली। यह जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर का सिर्फ एक ही काम है। कौन सा? जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से आ रही है वह इंस्ट्रक्शन
को सिर्फ जगह देना, वह इंस्ट्रक्शन यहाँ कुछ देर के लिए यहाँ पर टाइम गवाती है कि भाई मुझे यहाँ पर खड़े रहने दो। क्यों खड़े रहने दो? क्योंकि आगे का सेक्शन जब तक उसे कॉल नहीं करता तब तक वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रेजेंट रहती है टेम्पररीली। ओके, इस वजह से यहाँ पर कहा गया है this is an 8-bit register used to store the operation code of the current instruction in a program temporarily. That is latest instruction sent here from the memory prior to execution. Okay, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ कुछ देर के लिए वहां प्रेजेंट होगी, वहां खड़ी रहेगी जब तक आगे का यूनिट उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, याद रखिए, दिस रजिस्टर इज नॉट अवेलेबल फॉर यू। ओके, इट जस्ट होल्ड दैट इंस्ट्रक्शन एंड पासेस टू द डिकोडर यूनिट। ओके, इट जस्ट होल्ड दैट इंस्ट्रक्शन एंड पासेस टू दैट डिकोडर यूनिट, बट it cannot carry out any kind of operation with that instruction। यानी ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कोई अदर काम नहीं करेगा, यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सिर्फ उसे होल्ड करने का काम करेगा। ओके, तो इस वजह से यह रजिस्टर आपको यहां इस तरह इंस्ट्रक्शन होल्ड करने के लिए हेल्प आउट करेगा। ओके ओके, नाउ अब आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। चलिए अभी मैं यहाँ इस लेक्चर को यही एंड अप करता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, 50 मिनट 55 मिनट हो गए, तो इस लेक्चर को यही एंड अप करवा कर अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करता हूं। ओके, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आपका अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में डालिए, मींस यू विल गेट एन अटेंडेंस बेनिफिट। ओके, थैंक यू वेरी मच।